अगर किसी इंसान को कहा जाए कि तुम्हें पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन गुस्सा करने की इजाजत है तो वो इंसान क्या करेगा। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 2024 में रिलीज हुई एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम है सरिपोधा सरिवारम। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो जमीन में गिरा हुआ था। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से लड़ रहा है। यहाँ सीन चेंज होता है और हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं कि शंकरम और उसकी पत्नी छाया देवी दोनों रात के समय अपने बच्चों के साथ सो रहे। छाया देवी को कोई बीमारी होती है जिससे कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन ये बात वो अपने बच्चों से छुपा के रखी है। उसे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि पता नहीं उसके जाने के बाद उसके दोनों बच्चे कैसे रहेंगे। लेकिन शंकरराम अपनी पत्नी को समझाता है कि समय होने पर दोनों अपने आप संभल जाएंगे। छाया देवी का छोटा भाई जिसका नाम सीतापति है वो दिन रात दारू पीते रहता है और सड़क के किनारे ही वो अपना दिन गुजारता है। छाया देवी के लड़के का नाम है सूर्या और उसकी बेटी का नाम है भद्रा। दर सीतापति प्रभावती को बिना कारण के मारने लगता है। ये देखकर छाया देवी सीतापति के ऊपर केस कर देती है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसी कारण के चलते छाया देवी प्रभावती और उसकी बेटी कल्याणी को शहर से बाहर कोई दूसरी जगह में रहने के लिए भेज देती है। इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक दिन सीतापति वापस छाया देवी के घर आ जाता है और अपनी पत्नी का पता पूछने लगता है। लेकिन छाया देवी प्रभावती और उसकी बेटी के बारे में अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती और वहां से चले जाने को बोलती है। ये सब देखकर सूर्या बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मामा सीतापति को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका मामा वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सूर्या के माता पिता दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने बेटे के गुस्से को शांत कैसे रखें। छाया देवी एक तरकीब निकालती है। इसके लिए छाया देवी सूर्या से वादा करने के लिए कहती है कि हफ्ते के 6 दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे, बस सिर्फ उसी एक दिन में निकालोगे। सूर्या कहता है कि मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा दिन है जब मुझे गुस्सा निकालना है। उसकी माँ समझाती है कि जिस दिन मैं तुम्हें गुस्सा करने से रोकूंगी नहीं उस दिन समझ जाना कि तुम्हें उस आदमी के ऊपर गुस्सा करना है। सूर्या के पिता शंकरराम अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इस तरह अपने बेटे को गुस्सा करने से रोकोगी और अगर एक दिन उसका गुस्सा निकलेगा तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। ये सोचकर छाया देवी टेंशन में आ जाती है और अपने बेटे सूर्या को उसके गुस्से के बारे में बात करने लगती है, लेकिन सूर्या उसकी गोद में ही सो गया था। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि छाया देवी अपनी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है और ये देखकर सूर्या बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ को एक जानलेवा बीमारी थी। तभी वहाँ पर सीतापति पहुंच जाता है, अपनी बहन की लाश के ऊपर चप्पल फेंक कर मारता है। ये देखकर सूर्या अपनी माँ से पूछने लगता है तो क्या मैं आज गुस्सा कर सकता हूँ कि तभी उसकी माँ का दुपट्टा उसके हाथ में आ जाता है और उसे उसकी माँ की बात याद आती है जब उसने कहा था कि जिस दिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगी उस दिन समझ जाना कि तुम्हें गुस्सा करना होगा। अपनी माँ की बात याद करने के बाद सूर्या एक लकड़ी लेकर अपने मामा के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन देखते हैं कि सूर्या अब बड़ा हो चुका है और उसके पिता शंकरराम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उसे अपने बेटे के बारे में सारी बात बता देते हैं। बताने लगते हैं कि उसका बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। वो रविवार से लेकर शुक्रवार तक किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं निकालता, बल्कि जो भी उसके ऊपर जुल्म कर रहा था उसका नाम वो अपने डायरी में लिख लेता है और शनिवार का दिन आते ही वो फिर से अपनी डायरी को खोलता है और डायरी में जिसका भी नाम लिखा होता है उसे याद करने की कोशिश करता है और अगर फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया तो वो उस डायरी में लिखा नाम काट देता है। लेकिन अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो उस नाम को लाल रंग से हाईलाइट कर देता है और उसे मारने के लिए चला जाता है। ऐसे ही सूर्या चाय पीने के लिए एक होटल में गया था और वहां का मालिक अपने कर्मचारी फैजल को बहुत बुरी तरह मारा था जिससे कि उसके सिर पे चोट लग गई थी क्योंकि उस वेटर ने घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे कर दिया था। सूर्या फैजल से मालिक के बारे में पूछता है कि उसका मालिक है कहाँ और वो दोनों मिलकर मालिक के घर चले जाते हैं। मालिक का नाम है नारायण प्रभा और सूर्या नारायण को समझाता है कि इस लड़के को बिना मतलब के आपने मारा और इसने घड़ी को 10 मिनट आगे किया था इसीलिए क्योंकि इसके पिता ट्रेन पकड़ने के चलते अपनी जान गंवा दी थी और अगर वो 10 मिनट आगे पहुंच गए होते तो आज वो जिंदा होते। इसीलिए फैजल जहां भी होता है वहां का घड़ी वो 10 मिनट आगे कर देता है। सूर्या नारायण से माफी मांगने के लिए कहता है। नारायण गुस्से में आता है और फैजल को धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से मेरे खिलाफ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये कहकर वो दोनों को छोड़ देता है, लेकिन सूर्या उस दिन तो कुछ भी नहीं करता। लेकिन शनिवार के दिन आते ही सूर्या वापस नारायण के घर पहुंचता है और उसे और उसके बाकी साथियों को मारने लगता है। मार खाने के बाद नारायण सूर्या से पूछता है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं मारा।
आज तुम क्यों मार रहे हो? सूर्या बताता है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन किसी के ऊपर हाथ उठाता हूँ और वो शनिवार का दिन, इसलिए बाकी दिन में कुछ नहीं करता। ये कहकर सूर्या वहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि सूर्या मारपीट के अलावा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। नारायण अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सूर्या के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सूर्या बच के निकल जाता है। जैसे ही शनिवार का दिन आता है, सूर्या खुद नारायण के घर चला जाता है और उसे मारता है। लेकिन शनिवार के रात 12 बजते ही रविवार का दिन जब शुरू हो जाता है, जिससे कि सूर्या नारायण के ऊपर हाथ नहीं उठा पाता और उसे छोड़ देता है। सूर्या का एक और उसूल है कि जिस आदमी को वो मार नहीं पाता, उसे लगता है कि उसकी माँ ने इशारा किया है उसे छोड़ देने के लिए, और उसके बाद से सूर्या उस आदमी को कभी नहीं मारता। शंकराराम सूर्या के बारे में एक बात बताता है कि वो कल्याणी से बहुत प्यार करता है और उसे बचपन से चाहता है और उसे ढूंढने की वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। सूर्या के गुस्से के कारण उसके बहन की शादी भी टूटते टूटते बच गई। जिस दिन भद्रा की शादी हो रही थी, उस दिन लड़के का पिता भद्रा की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, जो सूर्या सुन लेता है। सूर्या गुस्से में आ गया था क्योंकि लड़के का पिता उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोल रहा था। शंकराराम सूर्या को समझाता है शादी हो जाने देने के लिए, क्योंकि लड़का भद्रा को पसंद करता है। शादी हो जाती है, लेकिन वो दिन शुक्रवार का था। अब जैसे ही रात के 12 बजते हैं, शनिवार का दिन शुरू होता है और सूर्या लड़के के पिता के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ये देखकर भद्रा, जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और सूर्या को समझाती है कि तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है उससे ज्यादा गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। भद्रा अपने भाई से रिश्ता तोड़ देती है और उसे मिलने के लिए उसे मना करती है। इसके कारण भद्रा कभी भी अपने मायके नहीं आती। शंकराराम इसी चीज को लेकर अपने बेटे को पसंद नहीं करता और शंकराराम कसम खा लिया है कि शनिवार के दिन जो भी उसका टारगेट होगा उससे बचाने की वो कोशिश करेगा। और इस शनिवार ये साइकेट्रिस्ट के हस्बैंड सूर्या का टारगेट है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम चारुलता को देखते हैं, जिसे पुलिस की नौकरी लगी है और वो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ का हवलदार उसे सीआई सर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन उस समय सीआई सर कुछ काम से बाहर गए हुए थे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सीआई सर पुलिस स्टेशन नहीं आते। हवलदार चारुलता को सीआई सर के बारे में बताता है कि वो कैसे आदमी है। सीआई सर का नाम दयानंद है और उन्हें भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम कूर्मानंद को देखते हैं, जो कि पॉलिटिशियन है और उसके ऊपर किसी ने हमला किया था और वो उस हमलावर को पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने आपके ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि मैंने तो आपको बचाने की कोशिश की। तभी कूर्मानंद का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि ये आदमी बेकसूर है और इसने आपके ऊपर हमला नहीं किया था। ये सुनकर कूर्मानंद तुरंत उस आदमी को छोड़ देता है और उसे हॉस्पिटल भेज देता है। कूर्मानंद अपने आदमी गोवर्धन को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोवर्धन दयानंद के कब्जे में है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दयानंद कूर्मानंद का छोटा भाई है और दोनों के बीच आपसी दुश्मनी भी है, क्योंकि कूर्मानंद अपने छोटे भाई दयानंद का जमीन अपने नाम कर चुका था और दयानंद अपना जमीन वापस लेना चाहता है। दयानंद गोवर्धन को छोड़ देता है क्योंकि उसे उसके जमीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। गोवर्धन वहां से चला जाता है। इधर कूर्मानंद को जैसे ही पता चलता है कि गोवर्धन दयानंद के कब्जे में है, वो तुरंत उसे फोन लगाता है और गोवर्धन को छोड़ने के लिए बोलता है और उसकी जमीन वापस करने के लिए वो तैयार भी है। ये सुनकर दयानंद खुश हो गया था, लेकिन गोवर्धन वहां से भाग चुका था। अगले दिन फिर से दयानंद एक आदमी को मार रहा था। तभी वहां सुधा एक वकील के साथ पहुंच जाता है और दयानंद को बताता है कि आपके भाई का फोन आने से पहले ही आपने गोवर्धन को छोड़ दिया था, लेकिन ये बात आपका भाई मानने को तैयार है ही नहीं। वकील बताता है कि ये क्लाइंट आपके जमीन के पेपर लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है और आपको सिर्फ 1 महीने का समय है। दयानंद अपने जमीन जो कूर्मानंद के नाम पर है वो जमीन वापस लेना चाहता है ताकि वो ये जमीन एक बड़े क्लाइंट को बेच सके। इसके लिए क्लाइंट उसे 45 करोड़ देने के लिए तैयार है। चारुलता पुलिस स्टेशन जाती है काम करने और वो जेल के अंदर एक आदमी को देखती है जिसका नाम है राजू। राजू सकुलापालम गांव से है और बिना वजह दयानंद ने जेल में उसे बंद करके रखा है। तभी वहां दयानंद भी पहुंच जाता है और चारुलता अपना ज्वाइनिंग लेटर उसे दिखाती है। ज्वाइनिंग लेटर देखकर दयानंद उसे गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए रखता है और फिर वो राजू को बेवजह मारने लगता है। ये देखकर कांस्टेबल चारुलता को समझाता है कि दयानंद से बच के रहने के लिए। कांस्टेबल उसकी बात सुनकर बताते हैं कि सकुलापालम गांव में जाकर तुम्हें हर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गाँव है जहाँ क्राइम नहीं होता, लेकिन उनके बाप दादाओं के करतूतों के वजह से ये लोग आज भी सजा भुगत रहे हैं। और अगर कोई भी गांव के बाहर काम करने के लिए जाना चाहे तो उसे सीआई सर की परमिशन लेनी होती है। यहाँ हमें एक और कहानी बताई जाती है कि सीआई सर गांव वालों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले दयानंद के नाम पर एक जमीन था जिसके ऊपर कोर्ट का लिटिगेशन लग गया था और कूर्मानंद ने कोर्ट पर केस किया था और जो कि वो एक पॉलिटिशियन है वो ये केस जीत जाता है और कोर्ट का फैसला आया था कि कूर्मानंद के साइन के बिना दयानंद ये जमीन नहीं बेच सकता। ये जमीन सकुलापालम में था, इसीलिए दयानंद सकुलापालम के लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है और उन लोगों को बिना वजह पकड़ के लेकर आता है और जेल में बंद करके अपना गुस्सा निकालता है। ये सब सुनने के बाद चारुलता सकुलापालम गांव में जाती है
और राजू के परिवार से मिलती है और उनसे कहती है कि राजू 5 दिनों से खाना नहीं खाया। राजू की पत्नी खाना बनाकर चारुलता को देती है और चारुलता खाना ले जाकर राजू को खिलाती है। ये सब देखकर सुकुला पालम के लोग हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी ने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की है। फिर एक दिन सूर्या उसी पुलिस स्टेशन के पास आता है और एक दुकान में जाकर पानी पीने लगता है। तभी वहां दयानंद अपनी गाड़ी लेकर वापस आ रहा था और उसकी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है। दयानंद उस बूढ़ी औरत से माफी मांगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत गुस्से में आकर दयानंद से कहती है कि अगर कुछ हो जाता तो तुम क्या करते। दयानंद सुधा और चारुलता को गाड़ी के दोनों तरफ खड़ा रहने को बोलता है और खुद गाड़ी में बैठकर लगातार उस औरत को गाड़ी से टक्कर मारने लगता है, जिससे कि वो औरत घबरा गई थी और गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है। ये सब सूर्या दूर से देख रहा था और वो पानी के बोतल के ढक्कन को लेता है और अपने गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल ढक्कन में भरकर उस बूढ़ी औरत के गाड़ी के सामने आ जाता है और सीआई सर के गाड़ी को रोकने के लिए कहता है। दयानंद गाड़ी रोक देता है और तुरंत सूर्या पेट्रोल से भरा हुआ ढक्कन गाड़ी के नीचे फेंक देता है। दयानंद गुस्से में आकर सूर्या से कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। सूर्या बताता है कि आपकी गाड़ी से पेट्रोल गिर रहा है। दयानंद देखता है कि उसकी गाड़ी से सच में पेट्रोल गिर रहा था। ये देखकर वो वहां से चला जाता है और पहली बार चारुलता सूर्या को देखती है और उसे पसंद करने लगती है क्योंकि उसने एक बूढ़ी औरत को बचाया था। चारुलता सुकुला पालम के लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी क्योंकि उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था और आगे भी होता रहेगा क्योंकि सभी को लगता है कि सुकुला पालम के लोग क्रिमिनल हैं और इसे दूर करने के लिए चारुलता सूर्या की मदद मांगती है। फिर दोनों सुकुला पालम गाँव चले जाते हैं जहाँ सूर्या पहली बार गाँव के लोगों से मिलता है। फिर चारुलता देखती है कि उसके सामने जो कोई भी क्रिमिनल आता है वो उसे देखकर भाग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन चारुलता राजू को खाना खिला रही थी और ये सब सुधा देख लेता है और उसे एक चांटा लगा देता है। ये बात जब सूर्या को पता चलती है वो शनिवार के दिन सुधा को पीटने के लिए चला जाता है। चारुलता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। कोई तो है जो चारुलता के ऊपर नजर रखा हुआ है। अगले सीन में हम गोवर्धन को देखते हैं जो कूर्मानंद से कहता है कि दयानंद आपका छोटा भाई है और आपका फोन आने से पहले ही उसने मुझे छोड़ दिया था। वो अपना जमीन वापस लेना चाहता है। वकील भी कूर्मानंद को समझाता है कि आपका छोटा भाई है और उसे उसके जमीन के पेपर्स दे देने के लिए बोलता है। कूर्मानंद मान जाता है और दयानंद को अपने घर आने के लिए बोलता है। दयानंद खुशी के मारे पुलिस स्टेशन आता है और राजू को छोड़ देता है और इधर चारुलता अपनी माँ से कहती है कि वो सूर्या को पसंद करती है और उसे घर खाने के लिए बुलाती है। इधर सूर्या बहुत टेंशन में था क्योंकि अगर चारुलता को पता चल गया कि वो शनिवार के दिन मारपीट करता है तो शायद चारुलता उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन शंकाराम अपने बेटे को समझाता है कि अगर तुम खुद चारुलता को बता दोगे कि तुम शनिवार के दिन मारपीट करते हो तो वो शायद मान जाएगी, लेकिन अगर उसे बाहर से पता चला कि तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हें छोड़ देगी। इधर हम देखते हैं कि दयानंद कूर्मानंद के घर पहुंच जाता है जमीन के पेपर्स लेने के लिए। कूर्मानंद अपना जमीन का पेपर ऐसे ही नहीं देने वाला था। वो दयानंद को बाहर इंतजार करवाता है और बार बार चाय नाश्ता पूछने के लिए भेजता है। दयानंद बैठे बैठे तंग आ गया था और फिर से कूर्मानंद का आदमी चाय नाश्ता पूछने के लिए आता है। दयानंद समझ गया था कि उसका बड़ा भाई उसका मजाक बनाना चाहता है और वो गुस्से में जाकर वहां से चला जाता है। कूर्मानंद भी अपने छोटे भाई को गुस्सा देखकर काफी खुश हो गया था। दयानंद समझ गया था कि उसके भैया जानबूझकर उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो अपने गुस्सा निकालने के लिए सुकुला पालम गाँव चला जाता है और राजू और उसके परिवार के ऊपर हमला करने लगता है। ये सब देखकर चारुलता अपने मोबाइल से सूर्या को फोन लगाती है और सूर्या अपने फोन में चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि चारुलता सुकुला पालम में है। इधर नारायण अपनी मार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कल मेरा ऑपरेशन होने वाला है और उससे पहले मुझे सूर्या की लाश देखनी है। सूर्या तुरंत सुकुला पालम गाँव पहुंच जाता है और नारायण के आदमी सूर्या का पीछा करते करते गाँव पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं करते। सूर्या गाँव पहुंचने के बाद देखता है कि राजू की बेटी गंभीर हालत में है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर वो एडमिट कर देता है। थोड़ी देर में राजू को भी एडमिट कर दिया जाता है। वहाँ नारायण के गुंडे आ जाते हैं जो सूर्या का पीछा कर रहे थे और सूर्या के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन आज शनिवार का दिन था और सूर्या भी गुंडों को एक एक कर मारने लगता है। ये देखकर चारुलता हैरान थी क्योंकि वो जिसे पसंद करती थी वो एक गुंडा निकला, लेकिन वो अच्छे काम के लिए लड़ता है। सूर्या चारुलता से कहता है कि आज से सुकुला पालम के लोगों की प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। आज से हम लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे। सूर्या अपने घर जाने के बाद दयानंद का नाम अपने डायरी में लिख लेता है और उसे लाल रंग से हाईलाइट कर देता है। सूर्या अपने पिता को बता देता है कि मैं अपने बारे में चारुलता को बता चुका हूँ। इधर चारुलता भी अपने माँ से कहती है कि वो सूर्या को पसंद करती है, लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी एक ऐसे लड़के के साथ बिताना नहीं चाहती जो गुंडागर्दी करता है। अगले दिन रविवार को फिर से दोनों मिलते हैं। चारुलता सूर्या को समझाती है कि अगर तुम दयानंद को मार दोगे तो इससे गाँव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज दयानंद है, कल कोई और होगा, इसीलिए उनके मन के अंदर से डर को भगाना होगा। इधर वकील दयानंद से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि क्लाइंट जमीन के लिए अगले संडे का वक्त ले रहे हैं और उससे पहले आपको जमीन के कागजों में आपके भैया के साइन करवाने होंगे, नहीं तो क्लाइंट ये जमीन नहीं लेंगे। दयानंद अपने भैया को मारने का प्लानिंग करता है और वो वकील से कहता है कि संडे से पहले आपको जमीन का कागजात मिल जाएंगे। ये बात चारुलता सुन लेती है और सूर्या को जाकर बताती है। सूर्या कहता है दयानंद अगर मर जाता है तो कल कोई और आएगा, इसलिए हमें गाँव के लोगों के मन के अंदर डर को भगाना होगा। इसलिए सूर्या चुपके से रात के समय गाँव चला जाता है और एक दीवार में लिख देता है गाँव के लोगों के अंदर जो डर है उसे भगाने के लिए इस शनिवार को मैं एक काम करने जा रहा हूँ। गाँव के सभी लोग सुबह उठते ही देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन लिख सकता है। सूर्या उन लोगों को बताता है कि
के गाँव में से कोई एक लड़का है जो हमारी मदद कर रहा है। इधर दयानंद अपने भाई कूर्मानंद को मारने की प्लानिंग करता है और उसे पता चलता है कि कूर्मानंद सुबह सुबह मंदिर जाता है और रात के समय पब जाता है। सुधा बताता है कि पब में उसके साथ ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, इसीलिए उसे मंदिर के बाहर मारना बेहतर होगा। सुधा ये भी बताता है कि वो गुरुवार को मंदिर के बाद दिल्ली चला जाएगा और अगले बुधवार को वापस आएगा, इसीलिए दयानंद उसे गुरुवार के दिन मारने का प्लानिंग करता है। इधर चारुलता भी सूर्य को बता देती है, वो दिन के हिसाब से अलग अलग मंदिर जाता है और वो गुरुवार को दिल्ली चला जाएगा। सूर्य प्लानिंग करता है और अपने बॉस को फोन करके बताता है कि वो कंपनी के 25वें सालगिरह मनाने के लिए चीफ गेस्ट उसे मिल गया है। सूर्य अपने बॉस के साथ मिलकर कूर्मानंद के घर जाता है और उसे चीफ गेस्ट का इन्विटेशन देने के लिए, लेकिन कूर्मानंद मना कर देता है क्योंकि वो दिल्ली जाने वाला था। सूर्य उसे समझाता है कि अगर आप नहीं आना चाहते तो बता दीजिए, लेकिन आपके लिए जो स्पीच हमने रेडी की है उसे सुनने के बाद आप दिल्ली जाना कैंसिल कर देंगे। स्पीच सुनने के बाद कूर्मानंद दिल्ली जाना कैंसिल कर देता है और वो अब अगले सोमवार को दिल्ली जाएगा। चलने के बाद सुधा दयानंद को बताता है कि कूर्मानंद गुरुवार को दिल्ली नहीं जाएगा और वो अगले सोमवार को दिल्ली जाएगा, इसलिए हमें शनिवार का दिन मिल रहा है उसे मारने के लिए। शनिवार का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि नारायण मर चुका था और उसकी मौत का कारण सूर्य था और उसका बेटा काली शहर से वापस आ गया था और उसे पता चल जाता है कि उसके पिता को सूर्य ने मारा। काली अब सूर्य को नहीं छोड़ने वाला था। इधर सुबह सुबह सूर्य तैयार होने के लिए बाथरूम जाता है और उसके पिता चुपके से कमरे में जाकर उसकी डायरी खोलकर देखते हैं कि आज शनिवार है और आज वो एक पुलिस वाले को मारने वाला है। ये देखकर वो थोड़े घबरा जाते हैं। पुलिस वाले को बचाना चाहता था, इसीलिए वो सूर्य के दोस्त को फोन करता है। सूर्य का दोस्त उसके पिता को बताते हैं कि सूर्य को बेहोशी की दवा देकर उसे सुला दीजिए। शंकरराम दूध में नशे की दवाई मिला देता है और वो सूर्य को पीने के लिए देता है। सूर्य उस दूध को पी तो लेता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर काली अपने पिता के मौत का बदला लेना चाहता था और वो सूर्य को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ उसे उसके घर का पता मिल जाता है। सूर्य का दोस्त उसके पिता को फोन करके बताता है कि सूर्य को मारने के लिए कुछ गुंडे आ रहे हैं। शंकरराम घबरा जाता है और वो घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है। इधर सुधा दयानंद को बता देता है कि कूर्मानंद मंदिर के लिए निकल चुका है। दयानंद भी चारुलता के साथ मंदिर के लिए निकल जाता है। चारुलता सूर्य को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सूर्य के पिता बार बार फोन काट रहे थे। गाड़ी चलते चलते चारुलता जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है ताकि दयानंद मंदिर ना पहुंच पाए, लेकिन दयानंद ऑटो पकड़ के मंदिर पहुंचता है, लेकिन तब तक कूर्मानंद वापस जा चुका था। चारुलता गाड़ी ठीक करके मंदिर पहुंचती है, लेकिन उसके ऊपर दयानंद बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके वजह से आज वो अपने भैया से नहीं मिल पाया और उसे मार नहीं पाया। सुधा बताता है कि आज रात वो पब जाएगा और ये हमारा आखिरी मौका होगा। अगर इस बार हम उसे मार नहीं पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर काली अपने आदमियों के साथ सूर्य के घर पहुंच जाता है, लेकिन शंकरराम पहले से ही घर के बाहर ताला लगा चुका था और पीछे के रास्ते से अंदर आकर सारे खिड़की दरवाजे वो बंद कर देता है। काली दरवाजे में ताला लगा देखकर उसे समझ आ रहा था कि घर के अंदर कोई है नहीं। इसके बाद भद्रा को देखते हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके पति उसे समझाता है कि तुम अपने भाई को ये बात मत बताना, लेकिन तुम अपने पिता को ये बात बता सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। इसलिए भद्रा उसी दिन शनिवार को अपने पिता के घर चली जाती है, लेकिन काली और उसके गुंडे बाहर दुकान में बैठकर इंतजार कर रहे थे। भद्रा जब घर पहुंचती है वो देखती है घर के बाहर ताला लगा हुआ था और वो अपने पिता को फोन करती है। शंकरराम जब अपनी बेटी से बात करता है तो पता चलता है कि वो बाहर ही खड़ी है। वो बहुत टेंशन में आ गया था और वो तुरंत अपनी बेटी को पीछे वाले रास्ते से अंदर बुला लेता है। ये देखकर काली और उसके गुंडे हैरान हो गए थे कि घर में ताला लगने के बावजूद वो अंदर कैसे चली गई। उन्हें शक होता है और सभी गुंडे घर के शीशे दरवाजे तोड़ने लगते हैं और उन लोगों को नजर आ जाता है कि घर के अंदर सूर्या और उसके पिता बैठे हुए हैं। सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और शंकरराम और उसकी बेटी भद्रा को वो पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो लोग सूर्या के ऊपर हमला करने वाले थे, सूर्या अचानक से उठ जाता है और सभी को बेधड़क मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी भी नशे में था। तभी वो देखता है उसकी बहन भद्रा घर वापस आई थी और वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर सूर्या अपने पिता और अपनी बहन को एक कमरे में बंद कर देता है और काली और बाकी गुंडों को मारने लगता है। सूर्या अपने मोबाइल में देखता है कि चारुलता उसे मैसेज की है कि दयानंद कूर्मानंद को मारने के लिए रात को पब में जा रहा है। सूर्या ये जानकर तुरंत अपनी बहन को हॉस्पिटल जाने को बोलता है और खुद अपना चेहरा ढककर पब में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दयानंद के ऊपर हमला करता है वो देखता है कि घड़ी में 12 बज चुके थे, यानी कि शनिवार का दिन खत्म हुआ। दयानंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन और उसे वो मारने क्यों आया था। दयानंद जैसे ही घड़ी की तरफ देखता है सूर्या वहां से गायब हो जाता है। सूर्या जब वहां से वापस जा रहा था तब वहां पब में फैजल दिखाई देता है जो वहां काम करता है और उसे उसकी बात याद आती है कि उसने कहा था कि जहां पर भी वो काम करता है वो घड़ी का टाइम 10 मिनट आगे कर देता है। ये याद आने के बाद सूर्या समझ जाता है कि अभी भी 12 नहीं बजे हैं। वो वापस दयानंद को मारने के लिए चला जाता है और दयानंद देखता है कि कूर्मानंद डांस कर रहा था। जैसे ही दयानंद उसके ऊपर बंदूक से निशाना लगाता है तभी वहां सूर्या पहुंच जाता है और दयानंद के ऊपर हमला करता है। गोली की आवाज सुनकर कूर्मानंद देखता है कि उसके भाई दयानंद उसके ऊपर गोलियों से हमला कर रहा था और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ऐसा सूर्या इसलिए कर रहा था क्योंकि कूर्मानंद को पता चले कि उसका भाई उसे मारने के लिए आया है। ये देखकर कूर्मानंद को यकीन हो गया कि दयानंद उसे मारना चाहता है और उसके बाद कूर्मानंद खुद अपने भाई को मार डालेगा। सूर्या दयानंद को बहुत बुरी तरह मारता है और जैसे ही 12 बजते हैं सूर्या वहां से चला जाता है। कूर्मानंद को यकीन नहीं हो रहा था कि उस भाई उसे मारना चाहता है और इसीलिए
वो अपने आदमियों को दयानंद को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर सुधा दयानंद को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। इधर हॉस्पिटल में देखते हैं कि भद्रा अपने भाई से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो हर समय मारा मारी करते रहता है और इसी के कारण वो अपने भाई के साथ रिश्ता तोड़ दी थी और अब वो प्रेग्नेंट है और अगर उसका भाई उसके साथ रहना चाहता है तो उसे शनिवार को मारपीट करना छोड़ना होगा। इधर सकूला पालेम गांव में सभी को पता चलता है कि दयानंद के ऊपर किसी ने हमला किया और वो हमारे गांव का लड़का है। ये जानकर गांव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इधर पुलिस स्टेशन में पता चल गया था कि दयानंद के ऊपर हमला हुआ। भद्रा के प्रेग्नेंट होने के कारण सूर्या अपने आप को बदलने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बहन के साथ बिताता है और उसका ख्याल रखता है। इधर कुछ दिनों के बाद दयानंद कूर्मानंद के घर आता है। कूर्मानंद नाटक करता है और उसे पूछता है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने आज तक तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया और तुम्हारी जमीन भी ले ली, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर दयानंद हैरान हो जाता है। दयानंद भी नाटक करता है, कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो और हमारे बीच में अगर झगड़ा भी हो मैं आपकी इज्जत हमेशा करता रहूंगा। ये सुनकर कूर्मानंद रोने लगता है और खुशी के मारे अपनी सारी जायदाद अपने भाई के नाम कर देता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है जिसने भी तेरी ये हालत की है उसे ढूंढने के लिए और उसे मार डालने के लिए। दयानंद अपने भैया से वादा करता है कि भी मेरा ये हाल किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चारुलता को पता चल जाता है कि दयानंद और कूर्मानंद अब एक साथ हो गए हैं और ये बात चारुलता सूर्या को बता देती है और ये सुनकर सूर्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। इधर दयानंद सुधा से कहता है कि वो लड़का मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं बल्कि घड़ी को देखा और वापस चला गया। सुधा बताता है कि घड़ी 10 मिनट आगे थी। दयानंद समझ गया था और बताता है कि उस आदमी को नहीं पता कि घड़ी 10 मिनट आगे है और जब उसे पता चला तो वो वापस आकर मुझे मारा। दयानंद को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था और वो बताता है कि जैसे ही 12 बजते हैं वो वहां से चला गया था और उस दिन शनिवार का था। इसका मतलब ये है कि या तो वो सोमवार से शनिवार तक सबको मारता है और रविवार को शांत रहता है, और दूसरा मतलब ये है या तो वो सिर्फ शनिवार को ही मारता है। दयानंद तुरंत सुधा से कहता है कि शनिवार के दिन जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं सभी की फाइलें लेकर आने के लिए। सुधा सभी पुलिस स्टेशन से केस फाइल लाने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई भी केस रजिस्टर नहीं मिलता। वो आकर बताता है कोई भी पुलिस स्टेशन से शनिवार के दिन कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ, बल्कि आज हुआ है। और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में सूर्या अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए आता है और वो बताता है कि शनिवार की रात मेरे ऊपर किसी ने हमला किया। दयानंद सूर्या से उसका नाम पूछता है और वो उसे बताता है कि शनिवार के दिन मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। सूर्या कहता है हाँ, उसने मेरे ऊपर भी हमला किया था और अपने चेहरे पर उसने मास्क लगाया हुआ था। दयानंद उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर सूर्या बताता है कि मैंने आपको पुलिस स्टेशन के बाहर उस औरत को गाड़ी ठोकते हुए रोका था क्योंकि आपकी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा था। ये सुनकर दयानंद को यकीन हो जाता है कि ये लड़का सही कह रहा है। दयानंद बताता है कि उस रात उसका चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? सूर्या बताता है कि मैंने उसकी आंखें देखी है और पहचान सकता हूँ कि वो कौन है। ये सुनकर दयानंद खुश हो गया था और जितने भी चोर उचक्के हैं सभी को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। सभी चोर उचक्के को पकड़ के लाया जाता है और चारुलता उसे कहती है सूर्या को बुलाने के लिए। चारुलता सूर्या को फोन करती है और दयानंद देखता है कि चारुलता उसके नंबर को बॉटल कैप के नाम से सेव करती है। ये देखकर दयानंद हैरान हो गया था, पूछता है कि तुमने आखिर एक नंबर को बॉटल कैप के नाम से क्यों सेव किया है? चारुलता झूठ कहती है, बोलती है कि उसका चेहरा बॉटल कैप की तरह दिखता है। सूर्या को बुलाया जाता है और सभी चोर उचक्के को देखकर उसे पहचानने के लिए कहा जाता है, लेकिन सूर्या सभी को देखकर मना कर देता है, कहता है इनमें से कोई भी नहीं था। इसके बाद हम कूर्मानंद को देखते हैं जो बहुत टेंशन में, क्योंकि शनिवार के दिन उसे कौन मारने के लिए आ सकता है। शनिवार के दिन सूर्या कूर्मानंद के घर में उसके लिए स्पीच सुना रहा था। कूर्मानंद समझ जाता है कि सूर्या ही वही आदमी है जो उसे मारने के लिए आया था और वो तुरंत अपने भाई को फोन करके अपने घर बुलाता है। दयानंद जैसे ही अपने भैया के घर पहुंचता है देखता है कि उन लोगों ने सूर्या को कब्जे में ले लिया है। दयानंद उन लोगों को बताता है कि इसका नाम सूर्या है और ये वो आदमी नहीं हो सकता क्योंकि शनिवार के दिन इसके ऊपर भी हमला हुआ था। दयानंद बताता है मुझे पता चल गया है ये आदमी कहाँ पर है। वो एक वीडियो दिखाता है और हम देखते हैं कि सकूला पालेम गांव में उसकी तस्वीर बनाई गई है और ये आदमी उसी गांव में रहता है। दयानंद तुरंत सूर्या को लेकर सकूला पालेम गांव पहुंच जाता है और गांव के सभी लोगों को मारने पीटने लगता है और सूर्या से पूछने लगता है कि क्या इन लोगों में से कोई है जिन्होंने तुम्हें मारा था। सूर्या इनकार करता है और कहता है इनमें से कोई भी नहीं था। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि असली में वो खुद ही है जिसे दयानंद ढूंढ रहा था और वो गाँव वालों के ऊपर अत्याचार देखकर काफी ज्यादा दुखी हो गया था। ये सब हो जाने के बाद अगले दिन चारुलता सूर्या के साथ मिलकर सकूला पालेम गांव पहुंचती है और सभी लोगों को समझाती है कि सूर्या भी वहीं था जब दयानंद को मार पड़ी थी और इसीलिए उन लोगों ने सूर्या को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सूर्या सभी से कहता है कि हमें शनिवार वाले लड़के को ढूंढना होगा। वो ये भी बताता है कि आप लोगों में और शनिवार वाले लड़के में कौन सी बात कॉमन है। सूर्या कहता है डर। अगर आप लोग अपने मन के डर को दूर कर देंगे तो हम लोग उस शनिवार वाले लड़के को ढूंढ पाएंगे। लेकिन सभी गाँव वाले कहते हैं उस शनिवार वाले लड़के की वजह से ही आज हमारे अंदर हिम्मत आई है और उसे बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि उसी के वजह से हमारे अंदर का डर दूर हुआ है। दयानंद सोचने लगता है कि आखिर उस रात पब में उसे कैसे पता चल गया था कि वो अपने भाई को मारने के लिए गया था। लगता है हमारे बीच कोई अंदर का खबरी है। तभी उसे याद आता है कि चारुलता के फोन में उस लड़के का नंबर बॉटल कैप के नाम से सेव था, यानी कि वो वही लड़का है, बल्कि वो लड़का सूर्या है जिसे चारुलता मदद कर रही थी। दयानंद को आखिरकार पता चल जाता है और वो तुरंत कूर्मानंद को बताने के लिए चला जाता है और कहता है कि जिस लड़के को पकड़ा था वही लड़का असली शनिवार वाला लड़का है। लेकिन कूर्मानंद को एक वीडियो मिलता है जिसमें हम देखते
देखते हैं कि उस रात पब में दयानंद कूर्मानंद को मारने के लिए आया था और तब उसका वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और ये वीडियो कूर्मानंद को भेज दिया गया था। ये वीडियो देखकर कूर्मानंद काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसका खुद का भाई उसे मारने के लिए आया था। अब जैसे वो अपनी बंदूक निकालकर दयानंद को मारने वाला था, दयानंद अपने भाई को गोली मार देता है और वहां से बाहर चला आता है। थोड़ी देर में गोवर्धन अपने आदमियों के साथ आकर देखता है कि कूर्मानंद मर चुका है। दयानंद उन लोगों के सामने नाटक करता है और सभी को बताता है कि शनिवार वाला लड़का यहाँ पर आया था और उसी ने कूर्मानंद को मारा है और उसका असली नाम सूर्या है। दयानंद तुरंत चारुलता के घर चला जाता है और चारुलता को उठा लेता है। सूर्या जैसे ही चारुलता के घर पहुंचता है और पहली बार उसकी माँ से मिलता है, सूर्या देखता है कि प्रभावती ही चारुलता की माँ है, यानी कि चारुलता असली में कल्याणी है जिसे वो बचपन से प्यार करते आ रहा था। दयानंद फिर से सूर्या को फोन करता है और उसे सकूलापालम गांव बुलाता है। सूर्या तुरंत कल्याणी को बचाने के लिए गांव पहुंचता है और दयानंद बहुत बुरी तरह सूर्या को मारने लगता है और वो देखता है कि कल्याणी घायल हो चुकी थी और बेहोश हो गई है। उसे देखकर सूर्या को बचपन की यादें याद आने लगती हैं। दयानंद सूर्या से कहता है कि अगर गाँव का कोई भी आदमी अगर मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो मैं खुद चारुलता को अस्पताल लेकर जाऊंगा। सूर्या अभी भी गाँव वालों से विनती करता है और दयानंद के खिलाफ आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं आता। दयानंद सभी गाँव वालों को बाहर बुलाता है और सभी को घुटनों में बैठने के लिए कहता है। ये देखकर सूर्या हैरान हो गया था। तभी वहाँ सूर्या के पिता शंकराम आते हैं और दयानंद को बताते हैं कि आप सूर्या को नहीं पहचानते। वो अगर किसी के ऊपर गुस्सा हो जाता है तो वो अपना नाम अपने डायरी में लिख लेता है और शनिवार के दिन उसे मारता है और आपका नाम भी उसने डायरी में लिखा है, लेकिन सूर्या ने अपनी बहन से वादा किया था कि वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, इसलिए आप अभी तक जिंदा हैं। लेकिन हम फ्लैशबैक देखते हैं कि भद्रा अपने भाई से कहती है कि माँ ने तुमसे कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी उस दिन समझ लेना कि उस दिन तुम गुस्सा कर सकते हो। शंकराम बताता है कि अगर इसका असली गुस्सा देखना है तो गाँव वालों में से किसी एक को आपके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। दयानंद सभी गांव वालों के ऊपर अत्याचार करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता। तभी अचानक गांव का एक बुजुर्ग आदमी दयानंद को एक चांटा मार देता है और ये देखकर सूर्या समझ गया था कि अब गांव वालों के अंदर दयानंद का डर भाग चुका है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सभी गांव वाले दयानंद के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। सभी गांव वाले दयानंद के आदमियों के ऊपर हमला करते हैं और इधर सूर्या दयानंद को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। दयानंद की हालत ही खराब हो जाती है और सूर्या उसे वापस सवाल पूछता है जो सवाल उसने सूर्या से पूछा था। सूर्या पूछता है कि अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो तुम्हें एक शर्त पर हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। अगर गांव का एक आदमी भी बोल दे कि तुम्हें जिंदा छोड़ देने के लिए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा। लेकिन कोई भी गांव वाला दयानंद को बचाना नहीं चाहता था। तभी वहां पर गोवर्धन अपने आदमियों के साथ पहुंचता है और दयानंद को वो लेकर चला जाता है। गोवर्धन को पता चल गया था कि उसी ने कूर्मानंद को मारा था, इसलिए गोवर्धन दयानंद को एक सुनसान जगह लेकर जाता है और उसे वहीं पर गोली मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि भद्रा को एक लड़की होती है और उसके हाथ में एक लाल दुपट्टा होता है, जिसे देखकर सूर्या को अपनी माँ की याद आ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर